जिसका टाइटल है एक नन्ही सी सौगात। पापा, पापा। प्रेम ने एक प्यारी और मीठी सी आवाज सुनी जो लगातार उसे बुला रही थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थी और तभी अचानक उसे एक झटका सा लगा और वो तुरंत उठकर बैठ गया। उसे शरीर में ढेर सारी एनर्जी महसूस हुई। उसके भीतर की जीने की इच्छा उफान पर थी और अब वो बेहोशी से जाग चुका था। प्रेम ने मन ही मन सोचा, ये कैसी जगह आ गया हूं मैं? किसी ने मेरी जान बचाई है या मैं किसी दूसरी दुनिया में हूं? उसे अभी भी याद है कि आखिरी बार जब वो होश में था तब वो अपनी नाव में बैठकर मछलियां पकड़ रहा था। वो अपने साथ एक शेफ को भी लाया था और शायद इसकी वजह से ही वो इस परेशानी में फंस गया। शेफ इतना बेवकूफ होगा, प्रेम ने सोचा भी नहीं था। वो मछलियां पकड़ने में उसकी मदद ना करके नाव के किनारे पर बैठा हुआ था। तभी एक बड़ी लहर आई और वो नाव समुद्र में कहीं गुम हो गई। उसके बाद पानी के शोर के बीच में जो प्रेम को सुनाई दिया वो एक लड़की की रोने की आवाज थी और फिर सब धुंधला हो गया। जब उसे होश आया तो वो किसी पुरानी शाही कोठी में था और उसका हाथ एक घुंघराले बालों वाली बच्ची ने थामा हुआ था जिसकी उम्र तकरीबन 4-5 साल थी। वो कुछ बोल पाता उसके पहले ही उसके दिमाग में अजीब अजीब सी कहानियां चलने लगी जिससे उसे सोचने में बहुत परेशानी होने लगी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे डूबने के पहले महसूस हो रहा था। पिछले जन्म में प्रेम एक रईस खानदान का वारिस था जिसे फूडी कहलाया जाना बेहद पसंद था। वो अपने खानदानी बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। इसके बजाय वो देश दुनिया में घूमकर सभी मशहूर होटल्स के बेहतरीन पकवान खाता और उनके बारे में अपनी राय खुद की मैगजीन में छापता था। उसके बेहद बुराई करने वाले और शेफ की खिल्ली उड़ाते हुए रिव्यूज लोगों को काफी पसंद आने लगे और कुछ ही सालों में वो बहुत फेमस हो गया। उसे यकीन हो गया था कि वो हमेशा सच लिखता है और हमेशा सच के साथ रहता है, जबकि उसके रिव्यूज हमेशा बुराई पर ही ध्यान दिया करते थे और वो खुद बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखता था, जिसके कारण होटल्स के मालिक उसे बद्दुआ दिया करते थे कि तुम एक दिन पानी में डूब कर मरो और अगले जन्म में तुम भी रसोइया बनो। जैसे ही उसने ये बात सोची उसके दिमाग में तुरंत आया कि क्या सच में उनकी बद्दुआ कबूल हो गई है? भगवान, क्या सच में तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया है? वो आगे कुछ सोच पाता इससे पहले ही उसका ध्यान उन अजीब अजीब कहानियों पर चला जाता है जो उसके दिमाग में पहले से ही चल रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है और उसकी आत्मा किसी योद्धा के शरीर में पहुंच गई है। लेकिन ये योद्धा बहुत कमजोर हो चुका था, यहां तक कि वो अपनी तलवार उठाने के काबिल भी नहीं था। इन कहानियों में प्रेम धीरे धीरे घुलने मिलने लगा। वैसे भी उसके पास इन्हें अपनाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ये सब बिल्कुल एक सपने जैसा था जहां कई बड़े बड़े हाथी, घोड़े, खूंखार भेड़िए और दानवों की कदकाठी के इंसान और सामान्य इंसान सब एक जगह थे। कई सालों पहले दो बड़ी रियासतों ने आपस में ट्रीटी साइन करके सीज फायर की घोषणा कर दी थी, जिससे अब सारे लोग अमन और चैन से रहने लगे थे। यहां रहने वाली सभी स्पीशीज की जिंदगी अब पटरी पर आने लगी थी। लड़ाई खत्म होने के बाद सभी के जख्म भी भरने लगे थे और वो सभी धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे थे। प्रेम की आत्मा जिस शरीर में थी वो था वीर योद्धा महेंद्र प्रताप का शरीर। प्रताप का खानदान योद्धाओं का खानदान था और अपने राज्य की रक्षा उनका सबसे बड़ा धर्म माना जाता था। उनके राज्य में आज तक किसी विद्रोही के कदम भी नहीं पड़ पाए थे। कुछ ही सालों बाद उनके किले पर दो अलग अलग राज्यों के राजाओं ने मिलकर हमला कर दिया और प्रताप के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। उस हमले में सिर्फ कुछ ही लोग अपनी जान बचाने में सफल हुए, जिसमें महेंद्र प्रताप भी था, जो उस वंश का एकमात्र राजकुमार था। महेंद्र प्रताप ने अपनी प्रतिभा सभी को तभी से दिखानी शुरू कर दी थी जब उसने सेना की बागडोर संभाली थी। उसके कारण उसकी सेना और भी मजबूत हो गई थी। प्रताप ने अपनी युद्ध कला को भी निखारना शुरू कर दिया था। महेंद्र प्रताप की कदकाठी काफी ऊंची थी और कुछ ही सालों में वो अपने समय का सबसे गठीला और सुंदर नौजवान था। वो एकमात्र ऐसा आदमी था जिसके पास 2 अलग अलग राज्यों के राजाओं ने मिलकर हमला कर दिया और प्रताप के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। कुछ ही सालों बाद उनके किले पर दो अलग अलग राज्यों के राजाओं ने मिलकर हमला कर दिया और प्रताप के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया।
जो अपने परिवार की खोई हुई इज्जत वापस दिला सकता था और अपने राज्य को और भी मजबूत कर सकता था। अगर उसके जीवन में वो हादसा ना हुआ होता तो वो पूरे क्षेत्र पर अकेला एक राजा के तौर पर राज करता। उस रात जब महेंद्र प्रताप के राज्य पर दो दो राजाओं ने मिलकर हमला किया था, तब उन्होंने महेंद्र के दोनों हाथ कुचल दिए थे, जिनसे कभी वो तलवार को हवा में उड़ाया करता था। उसके पूरे बदन को उन लोगों ने छेद डाला और उसके पास बस उसकी 1 साल की बेटी को जिंदा छोड़ा। ये बेटी उसकी और वहां रहने वाली एक निचली जाति की महिला की एकमात्र औलाद थी। उस दौर में अपने से नीचे की जाति में शादी करने के कारण महेंद्र के अपने लोगों ने ही उसे धोखा दिया और उसका पूरा राज्य मिट्टी में मिल गया। उसकी टूटी पसलियां बड़ी मुश्किल से उसके भरोसेमंद साथियों ने जोड़ी, लेकिन अभी भी वो तलवार नहीं उठा सकता था। उसने अपना भेष बदला और इन सब से दूर एक गांव में जाकर एक नई शुरुआत करने की ठानी। बाप और बेटी ने साथ रहकर जीने का फैसला कर लिया था। उसके दिन बहुत बुरे निकल रहे थे। जैसे ही ठंड आई, उनकी जिंदगी में एक नए तूफान की दस्तक हो गई। महेंद्र इस ठंडी से नहीं लड़ पाया और उसकी मौत इस अफसोस के साथ हो गई कि वो अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया। लेकिन तभी महेंद्र प्रताप की आत्मा इस दुनिया में आ गई। प्रेम ने जैसे ही ये कहानी अपने दिमाग में चलती देखी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे महेंद्र की मौत का इतना दर्द नहीं था जितना कि इस नन्ही सी जान के अकेले रह जाने का था। न जाने ये छोटी सी लड़की कैसे जिंदगी गुजारेगी। मैं भले ही महेंद्र का बदला पूरा ना करूं, लेकिन मैं महेंद्र की बेटी का पूरा ख्याल रखूंगा। प्रेम ने मन ही मन खुद से यह वादा किया। उसने सोचा कि अब वो अपने नाम के साथ प्रताप नाम भी इस्तेमाल करेगा। तभी अचानक उसके दिमाग से ये सारी कहानियां गायब होने लगी और उसे धीरे धीरे होश आना शुरू हुआ। अब उसे सब कुछ साफ साफ दिख रहा था, लेकिन उसका पूरा शरीर बहुत दर्द में था। क्या हुआ पापा? वो छोटी बच्ची अभी भी प्रताप का हाथ पकड़े हुए थी और उसका मासूम सा चेहरा चिंता से भरा हुआ था। प्रेम ने दोबारा ध्यान से देखा। उसके पलंग के बगल में एक लंबे और घुंघराले बालों वाली बच्ची घुटनों पर बैठी थी, जिसकी बड़ी बड़ी काली आंखें और छोटे छोटे से कान थे। इस सुंदर से चेहरे वाली लड़की के कपड़े पुराने थे, लेकिन फिर भी वो इतनी प्यारी लग रही थी कि कोई भी उसे प्यार किए बिना रह नहीं सकता। ये महेंद्र प्रताप की बेटी थी, रिया, जो अब प्रेम की बेटी हो चुकी है। पिछले जन्म में प्रेम की शादी नहीं हुई थी और ना ही उसने कभी किसी बच्चे को पाला था, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बेटी उसकी कहां से आई। लेकिन अभी अभी आए सपने से उसे समझ आ चुका था कि अब वो किसी और ही कहानी का हिस्सा बन चुका है और रिया का चेहरा देखकर उसे अपनी बेटी जैसा ही फील कर रहा था। वो अपनी बेटी को गले लगाना चाहता था। उसकी पुरानी जिंदगी में उसके मॉम डैड हमेशा अपनी बिजनेस में बिजी रहे और इसीलिए कभी उसे ना तो बाप का प्यार मिला और ना ही एक मां की ममता। मैं बिल्कुल ठीक हूं रिया, तुम फिक्र मत करो। प्रेम ने रिया के बालों में हाथ फेरते हुए खराश भरी आवाज में कहा। उसके नरम बालों में हाथ फेरते ही प्रेम को दिल से खुशी मिली और उसने रिया को अपनी बेटी के तौर पर स्वीकार कर लिया। बेटी को पाकर आज प्रेम बहुत खुश था। अच्छा हुआ कि आप ठीक हैं, रिया ने अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए अपनी आंखों से चिंता उतारते हुए कहा। लेकिन पापा, अब मुझे बहुत भूख लगी है, आप उठकर मेरे लिए कुछ बनाते क्यों नहीं? प्रेम को उसकी मासूमियत देखकर बहुत अच्छा लगा। उसका दिल तो किया वो चाहे तो उसके लिए चांद तारे तोड़ के ले आए, लेकिन खाना बनाना प्रेम के बस की बात नहीं थी। तभी उसके भीतर से एक आवाज आई। कुकिंग का बादशाह मिशन चालू हो चुका है। ये कैसी आवाज थी? प्रेम चौंक गया। कुकिंग का बादशाह? यह आवाज अचानक से मेरे अंदर से कैसे आई? शायद इस दुनिया में आने की वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है, प्रेम ने शॉक्ड होते हुए बोला। फिर से वही आवाज आई।
आपने अपनी पुरानी जिंदगी में बहुत लोगों को बर्बाद किया है। उनके होटल्स के बुरे रिव्यूज लिखकर उनकी जिंदगी तबाह कर दी, उनकी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिला दी। इसीलिए भगवान ने सजा के तौर पर आपको इस दुनिया में खाना बनाने में महारत हासिल करने के लिए भेजा है, जिससे आपको ये समझ आ सके कि खाना बनाना इतना आसान भी नहीं होता। अब से आपको खाना बनाने के काम में लगना होगा। आपको समय समय पर अलग अलग चीजें बनाने को कहा जाएगा, और अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। जैसे ही प्रताप ने अपने अंदर ये आवाज सुनी, वो सोच में पड़ गया, आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने दुनिया भर में घूमकर होटल्स के रिव्यूज लिखे, बस इतनी सी बात की इतनी बड़ी सजा। भगवान, मुझे ऐसी सजा क्यों दे रहे हो? और ये कुकिंग का बादशाह ये क्या नहीं बनौती है? तभी प्रेम, या यूं कहें कि प्रताप को एक कोट याद आया जो उसने एक रेस्टोरेंट की दीवार पर पढ़ा था। कर्मा हैज नो मेन्यू, यू गेट सर्व्ड व्हाट यू डिजर्व। राइट, आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। बंदे का नाम है प्रमीश एंड यहाँ पर जो कहानी हम सुना रहे हैं आपको, उसका टाइटल है द वॉरियर शेफ एंड पेश खिदमत है इसका सेकंड एपिसोड। कम ऑन प्रेम, सोचो, क्या सच में तुम्हारे बेधड़क लिखने, मुंह फट होकर के बोलने और उसके कारण कुछ होटल्स के बंद हो जाने की वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है? प्रेम के भीतर से आई उस आवाज से प्रेम बहुत मायूस हो गया था। वो परेशान हो गया था कि उसे अब खाना बनाना सीखना पड़ेगा। वैसे कुछ नॉर्मल सा बनाना होता तो फिर भी ठीक था, मगर खाना बनाने में महारत हासिल करना वाकई में ये थोड़ा टफ है। कुकिंग का बादशाह, सीरियसली? प्रेम पागलों जैसा चिल्लाया। पापा, आप ठीक है ना? रिया ने प्रेम का चेहरा छूते हुए पूछा। उसके पापा बाकी दिनों से आज कुछ बदले बदले से लग रहे थे, लेकिन असल में क्या बदल गया है ये उसकी समझ से परे था। बेटी की हथेली की गर्म छुअन से प्रेम को थोड़ा ठीक लगा। उसने खुद को काबू करने की कोशिश की और हल्के से मुस्कुरा दिया। उसने तभी अपनी पुरानी जिंदगी की यादों में कुछ सोचा और जेब में हाथ डाला। उसे जेब में कुछ सिक्के मिले। उसने वो सिक्के रिया के हाथ में रखते हुए कहा, जाओ, इन पैसों से खाने के लिए जलेबियां ले आओ, आज हम खाना नहीं बनाएंगे। क्या, सच में? रिया को जलेबियां बहुत पसंद थी। रिया खुशी में उछल पड़ी और उसने प्यार से प्रेम के गाल चूम लिए। फिर उसने बिस्तर से उतरकर अपने जूते पहने और अपने छोटे छोटे कदमों से खुशी में तेजी से दौड़ती हुई दरवाजे से निकल गई। रिया को दरवाजे से जाता देख प्रेम थोड़ा दुखी हुआ। वहां एक सिक्के में सिर्फ एक जलेबी ही मिलती थी। पिछले कुछ सालों में महेंद्र प्रताप ने इतना भी नहीं कमाया था कि ठीक से खाने की व्यवस्था हो सके। ऐसे में जलेबियां रिया को बस त्योहारों पे ही नसीब होती थी। रिया बहुत समझदार और एक अच्छी बेटी थी, इसलिए जलेबियां पसंद होने के बाद भी उसने कभी जिद नहीं की। प्रेम अभी भी उस आवाज के बारे में सोच रहा था। यार, मेरे अंदर से आवाज आई और अचानक से गायब हो गई। अपने हाथ के सहारे लेटे होने के कारण प्रेम को उठने में काफी तकलीफ हो रही थी। वो जैसे तैसे करके अपने जूते पहनकर सामने लगे एक आईने की तरफ गया और अपनी शक्ल देखने लगा। लंबे समय से भूख और गर्मी से झुलस जाने के कारण उसकी स्किन थोड़ी ढीली पड़ गई थी, लेकिन उसका चेहरा लगभग उसके पुराने जीवन जैसा ही था। बस लंबे बाल और चेहरे पर मूंछ निकल आने के कारण वो थोड़ा अजीब लग रहा था। उफ, जरा देखो तो इतने अच्छे चेहरे का कैसा हाल बना रखा है। बच्चे देखेंगे तो डर जाएंगे। आखिर इतनी प्यारी सी बच्ची के साथ ऐसा चेहरा लेकर कैसे रहा जा सकता है? प्रेम ने अपने मन में सोचा। सालों पहले हुई घटना के बाद महेंद्र प्रताप ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की वजह से जी रहा था, वरना उसने खुद को कब का खत्म कर दिया होता। इस छोटी सी बच्ची ने ना तुम्हारे साथ न जाने क्या क्या सहा है, लेकिन अब उसे मेरे हवाले छोड़ दो, मैं रिया का ख्याल रखूंगा। प्रेम ने महेंद्र प्रताप से मन ही मन कहा और मुट्ठी बांधने की कोशिश की, लेकिन शरीर में ताकत न होने के कारण ऐसा नहीं कर सका। इंसान टूटी हुई पसलियों से ज्यादा ताकत की उम्मीद भी तो नहीं लगा सकता। ठीक यही प्रेम के साथ भी हो रहा था।
वो ठीक से अपनी मुट्ठी भी नहीं बांध सकता था। इसके अलावा घर में कुछ भी खास सामान नहीं था, बस चारों तरफ दीवारें ही दीवारें दिखती थी। वहां कुल मिलाकर एक पलंग और एक कंबल था जो रिया ओढ़कर सोती थी। प्रेम ने अपने आखिरी सिक्के भी खर्च कर दिए थे। अब कल के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। यार, मेरे अंदर से ये जो आवाज आ रही है ना, शायद इन सबकी वजह यही है। प्रेम बुदबुदाया। तभी उसके भीतर से फिर से एक आवाज आई। आपका पहला मिशन चुन लिया गया है। आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है। इसके लिए आपको बस एक जमीन ढूंढनी है। बाकी का सारा काम मेरा होगा। आप रेस्टोरेंट को जैसा चाहेंगे ठीक वैसा ही बनाया जाएगा। आपको इसके लिए 3 दिन का समय दिया जाता है। अगर आप इसमें सफल हुए तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर आप फेल हुए तो आपको सजा मिलेगी। रेस्टोरेंट खोलना है? प्रेम अब थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन अगले ही पल अपने भीतर की आवाज के बारे में सोचकर वो थोड़ा मुस्कुराया। यार, ये इतनी भी बुरी नहीं है, कुछ तो मदद कर ही रही है मेरी। शायद महेंद्र की जिंदगी बहुत बुरी रही होगी, लेकिन उसके जीवन की सबसे अच्छी बात यह थी कि उसने एक 2 मंजिला मकान खरीदा था। यार, भले ये घर काफी पुराना है और भीड़भाड़ से दूर गांव के कोने में, लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम इस महेंद्र के पास अपना घर तो था। इस कोठी की पहली मंजिल काफी बड़ी थी और कुछ लोग इसे खरीदने भी आए थे, लेकिन महेंद्र के अड़ियल रवैये के कारण उसने इसे नहीं बेचा। अगर वो बेच देता तो अपनी बेटी को जलेबियां खिलाने जैसी चीजें उसके लिए बहुत आम हो जाती। प्रेम हाथ से दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां टूटी फूटी थी और दीवार की पपड़ियां भी उधड़ गई थी। ये कोठी अब एक खंडहर जैसी लग रही थी। जैसे तैसे हाँफते हुए प्रेम नीचे आया। अभी भी उसका नया शरीर बहुत कमजोर था, जबकि महेंद्र के पुराने दिनों में वो एक घोड़े तक को पछाड़ने की ताकत रखता था। लेकिन अब वो कुछ ही कदम चलता है तो उसे थकान होने लगती है। अब प्रेम को समझ आने लगा था कि क्यों महेंद्र जीने की उम्मीद खो चुका था। अगर अभी महेंद्र इस शरीर में होता तो शायद वो कुछ भी नहीं कर पाता। क्या मैं इस टास्क को कंप्लीट करने पर अपने शरीर की ताकत वापस पा सकता हूं इनाम के तौर पर? प्रेम ने अपने अंदर की आवाज से मुट्ठी बांधते हुए यह सवाल किया। फिलहाल तो ऐसा नहीं हो सकता, उसके अंदर की आवाज ने उससे कहा। यह सुनते ही प्रेम की आंखें चमकने लगी। अभी नहीं हो सकता मतलब कभी ना कभी तो ऐसा पॉसिबल होगा ना। अगर मेरा शरीर ऐसा ही बना रहा तो मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाऊंगा। यार, मैं ये नहीं कह रहा कि वीर योद्धा महेंद्र प्रताप सिंह जैसा शरीर ही वापस मिले, लेकिन कुछ थोड़ी ताकत भी अगर लौट आती है तो भी ठीक रहेगा। मेरे पिछले जन्म में मेरे पास हर चीज थी, पैसा, ताकत, रुतबा, सब कुछ। मैं ऐसी शोहरत के साथ पैदा हुआ था जहां पहुंचते पहुंचते इंसान को पूरी उम्र लग जाती है। अपनी पिछली लाइफ में मैं यही सोचता रहता था कि मुझे और क्या चाहिए, लेकिन मैं कभी ये नहीं जान पाया कि अब मुझे और क्या चाहिए। उस लाइफ में तो दूसरों के खाने पर अपनी राय देना मेरा पसंदीदा काम हुआ करता था। मैं दूसरों की बुराई करने और उनकी खिल्ली उड़ाने में माहिर था, लेकिन ये सब ना बस इतने तक ही अच्छा लगता था। जब मैं देखता था कि लोग इसके बदले में मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं तो मैं खुद को बिल्कुल खोखला पाता था। लेकिन इस लाइफ में ये सब कुछ चेंज हो चुका है। मेरी एक छोटी सी बेटी है और मेरा लाइफ स्टैंडर्ड वो बहुत ही लो है। मुझे अब खुद को बेहतर करना है और रिया को भी एक अच्छी जिंदगी देनी है, जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब मुझे लगातार काम करना होगा, तभी जाकर के मैं खाना बनाना सीख पाऊंगा और अपना एक रेस्टोरेंट खोल पाऊंगा। अपनी सारी ख्वाहिशें एक साथ बताने के बाद प्रेम को अचानक अपना जिंदा होना नजर आने लगा। लोग बार बार मेरे रेस्टोरेंट पर आकर खाना खाएंगे। सभी की अलग अलग फरमाइशें होंगी, किसी को कुछ चाहिए होगा, किसी को कुछ। सब मेरे लजीज खाने का मजा उठा रहे होंगे और सब मुझे महान समझेंगे। प्रेम ये सोच सोचकर मन ही मन बहुत खुश था। पहली मंजिल पर बहुत जगह है, अगर ये दीवार टूट जाती है तो इतनी जगह हो जाएगी कि आगे की तरफ सभी के बैठने की व्यवस्था हो जाएगी और पीछे की तरफ एक छोटा सा किचन भी बन जाएगा। कुछ हल्के फुल्के सामान रखने की जगह भी आराम से निकल आएगी। इस जगह को तो अभी तक किराए से दे देना चाहिए था, कम से कम पैसे की इतनी दिक्कत तो नहीं होती। प्रेम को समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रेम और महेंद्र दोनों की जिंदगियों को एक साथ कैसे निभाए। अब वो प्रेम भी था और महेंद्र प्रताप भी।
अब उसके मिशन की पहली शर्त पूरी हो चुकी थी। उसे रेस्टोरेंट खोलने के लिए जगह फाइनली मिल गई थी। मुझे जगह मिल चुकी है और यहीं मेरी पहली शर्त खत्म होती है, प्रेम ने अपने भीतर की आवाज से कहा। तभी भीतर से आवाज आई, आपका पहला काम पूरा होता है, लेकिन इस जगह को रिनोवेट करना होगा। अब बताइए कि इसे कैसे सजाना चाहेंगे। जैसे ही भीतर की आवाज ने बोलना बंद किया, प्रेम के दिमाग में अलग अलग तस्वीरें बनने लगी, जिसमें रेस्टोरेंट को सजाने के नए नए तरीके थे। आलीशान रसोई घर, शाही पकवान और जो भी हो सकता था वो सब उसे अपने दिमाग में दिख रहा था। प्रेम काफी खुश था कि उसका पहला मिशन इतना अच्छे से पूरा हुआ। अब जानते हैं उस आवाज के बारे में जो प्रेम के भीतर से आ रही थी। ये आवाज प्रेम के शरीर में फिट एक सिस्टम की वजह से थी, जो उसे समय समय पर नोटिफिकेशंस भेजती रहती थी। ये सिस्टम प्रेम को इस दुनिया में मिला एक अजूबा ही था। क्योंकि मैं उन होटल्स के मालिकों की बददुआ से यहां आया हूं, इसलिए उन्हीं के हिसाब से अपने रेस्टोरेंट को बनाना चाहूंगा। मैंने कई आलीशान होटल्स विजिट किए, बहुत सारे शाही पकवान भी खाए, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इनमें से क्या क्या यहां पर रखा जाना चाहिए। प्रेम किसी भी तरह की जल्दी नहीं करना चाहता था। आई थिंक इस जगह के हिसाब से एक नॉर्मल सा रेस्टोरेंट सही रहेगा, और मैं तो अभी से इस रेस्टोरेंट को ग्राहकों से भरा हुआ देख रहा हूं। ठीक है, तो मैंने तय कर लिया है, एक सिंपल सा रेस्टोरेंट जिसमें हल्के भड़कीले रंगों का इस्तेमाल होगा और दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स लगी होंगी, ऊपर में झूमर लगे होंगे और टेबल बिल्कुल हल्के भूरे रंग की होगी, जिसमें 4 लोगों के बैठने का अरेंजमेंट होगा और वो राउंड होगी। कुर्सियां बिना हत्थे वाली रहेंगी जो कि टेबल के कलर से मैच करेंगी। कमरे के बीच में कुछ बड़ी टेबल्स भी लगाएंगे हम लोग, जिनमें कम से कम 16 आदमी एक साथ बैठ सके, और उन्हीं के आसपास कुर्सियां लगी होंगी। ऐसे में इस रेस्टोरेंट में हम काफी लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। यहाँ ये पीछे की तरफ यहाँ एक किचन होगा जो कि हाफ ओपन होगा, और उसमें हम कांच लगाएंगे। कांच से हम बाहर का सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा ऊंचा रखेंगे, जिसकी वजह से बाहर के लोग अंदर नहीं झांक पाएंगे। और कुछ इस तरह की सजावट हो गई ना, तो लोग यहाँ आ भी पाएंगे और अपनी मर्जी का जो चाहे खा भी सकेंगे। तो ये हुआ रेस्टोरेंट का काम पूरा। प्रेम ने सुकून भरी सांस ली और सोचने लगा, यार क्या ये सिस्टम दूसरी मंजिल को बनाने में भी मेरी मदद करेगा? मैं सिर्फ रेस्टोरेंट का ही काम करूंगा, बाकी के काम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, सिस्टम ने कहा। प्रेम ने हमेशा की तरह अपना माथा पीट लिया। उसे टूटी हुई सीढ़ियां, अपना खराब पलंग और दीवारों की पपड़ी दिख रही थी। मैं ऐसी जगह तो अपनी बेटी को नहीं रखूंगा, मुझे आज ही कुछ करना होगा। ये जगह अब रहने लायक नहीं है। हालांकि इसमें सिस्टम की कोई गलती नहीं है, वो तो बस अपना काम कर रहा है। उसे जो कहने को कहा गया है वो बस उतना ही कर सकता है। अगर उसे पनिशमेंट देने को कहा है तो मुझसे मेहनत तो करवाएगा ही ना, ताकि मैं कुकिंग में बादशाहत हासिल कर सकूं। 1 मिनट, अगर ऐसी बात है तो। प्रेम के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने सिस्टम से बोला, सिस्टम सुनो, शायद तुमने ठीक से समझा नहीं। मैंने ये पूरी बिल्डिंग रेस्टोरेंट खोलने के लिए दी है, और मैं नहीं चाहता कि इसका कोई भी पार्ट अधूरा या गंदा दिखने वाला हो। अगर नीचे के फ्लोर का डेकोरेशन हो रहा है तो ऊपर के फ्लोर का भी होना चाहिए ना। किसी दिन ऐसा ना हो कि ऊपर के फ्लोर की कोई ईंट किसी कस्टमर के सर पर गिर जाए और वो मर जाए, और नहीं मरा तो मैं मर जाऊंगा, मुझे मार देगा वो। उसका मरना तो बुरा हो गई, लेकिन मेरा मरना तो उससे भी बुरा होगा। ऐसे में मैं खाना बनाना कैसे सीखूंगा? कुकिंग में बादशाहत हासिल करना तो फिर मेरे लिए बहुत ही दूर की बात है। अब आगे तुम्हारी चॉइस है कि तुम क्या करना चाहते हो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, तुम्हें जो करना है वो तुम जानो। अब अंदर से कोई आवाज नहीं आई। शायद सिस्टम भी सोच में पड़ गया था। कुछ देर की साइलेंस के बाद सिस्टम बोला, क्योंकि ये रेस्टोरेंट के ओनर और कस्टमर की जान का सवाल है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं पूरी बिल्डिंग को बनाने में मदद करूंगा। और अब तुम ये सोचना शुरू कर दो कि इसका डेकोरेशन कैसा करना है। बाकी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने सर पर लेता हूं। प्रेम ने एक शैतानी स्माइल दी और सोचने लगा, मैं तो सिस्टम को इंटेलिजेंट समझ रहा था, इसे तो आसानी से फूल बनाया जा सकता है। जितना स्ट्रिक्ट ये दिखता है उतना है नहीं। हाँ, प्रेम ने रेस्टोरेंट का मैप और डेकोरेशन दोनों फाइनल कर लिया था। अब उसे देखना था कि घर को कैसे सजाया जाए। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने अपने पिछले जन्म के घर जैसा ही घर को डेकोरेट करने का फैसला लिया। एकदम शानदार और कंफर्टेबल घर, जिसमें 3 कमरे होंगे, एक किचन, एक बाथरूम और रिया का कमरा गुलाबी कलर से रंगा जाएगा।
ठीक है, तो घर के डेकोरेशन की प्रॉब्लम भी खत्म। मैंने सोच लिया कि क्या करना और कैसे बनाना है। प्रेम ने सिस्टम से कहा, घर का रिकंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन होने में 30 सेकंड का टाइम लगेगा। ये काम अभी से 60 सेकंड में शुरू हो जाएगा। अब तुम्हें घर से बाहर निकल जाना चाहिए। सिस्टम ने जवाब दिया। बस 30 सेकंड में? प्रेम खड़े खड़े सोचने लगा, लेकिन तभी उसे काउंटडाउन सुनाई दिया और वो जल्दी दरवाजे से बाहर निकला। उसे चलने में अभी भी प्रॉब्लम हो रही थी। वो फिर भी कैसे भी करके बाहर निकल आया और पीछे मुड़ के दरवाजे को बंद किया। घर में अब पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। पापा, क्या आप मुझसे मिलने बाहर आए हैं? रिया की मीठी और धीमी आवाज प्रेम को अपने पीछे सुनाई दी। प्रेम पीछे मुड़ता है तो रिया उसकी तरफ सिर उठाकर देख रही थी। उसके छोटे छोटे हाथों में जलेबियां थी। उसकी बड़ी बड़ी पलकें टिमटिमा रही थी। उसके मासूम से चेहरे पर खुशी साफ साफ देखी जा सकती थी। पापा, आप आज तक मुझसे बाहर मिलने नहीं आए, लेकिन आज लगता है कि आप सिर्फ मुझसे मिलने यहां तक चलकर आए हैं। रिया ने खुश होकर कहा, हाँ बेटी, मैं यहां तुमसे मिलने ही आया हूं और आज मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाऊंगा। प्रेम मुस्कुराया और रिया को अपनी गोदी में उठाकर उसे धीरे से गले लगा लिया। जादू? क्या मतलब? रिया ने कंफ्यूज होकर प्रेम की तरफ देखा, फिर थोड़ी देर सोचती रही और बोली, क्या सच में आप कोई जादू करने वाले हैं? क्या आप जादू से बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना लाएंगे? हाँ, आज मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घर बनाऊंगा और उसमें एक रेस्टोरेंट भी होगा जहां मैं रोज अच्छा अच्छा खाना बनाकर तुमको खिलाऊंगा। ठीक है मेरी नन्ही सी राजकुमारी? प्रेम ने धीमी सी आवाज में आगे कहा। रिया को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ होने वाला है। वो सरप्राइज्ड होकर मुंह खोले खड़ी थी। तभी प्रेम ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा चलो अभी अपनी आंखें क्लोज करो 30 सेकंड्स के लिए एंड 30 तक की गिनती शुरू करो। 30, 29, 28, 27, 26। रिया ने आंखें बंद कर ली और उल्टी गिनती गिनने लगी। प्रेम रिया को बड़े प्यार से देख रहा था और उसकी मीठी सी आवाज सुन रहा था। तभी उसे फील हुआ जैसे जमीन हिल रही हो और घर के भीतर का सामान यहां वहां गिर रहा हो, लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 30 की गिनती पलक झपकते ही पूरी हो गई। रिया बहुत एक्साइटेड थी सब कुछ देखने के लिए। चले अंदर, चलकर देखते हैं तुम्हारे सपनों का महल कैसा बना है। प्रेम ने रिया के हाथ से जलेबियां ले ली और उसकी उंगली पकड़कर उसने घर की तरफ चलना शुरू किया। वो भी बहुत एक्साइटेड था सब कुछ देखने के लिए। जैसे ही वो घर के अंदर आए सब कुछ नया नया दिख रहा था। सब बहुत ही बड़ा और सुंदर था। कितना सुंदर है ये। रिया का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अपने नए महल को देखकर चौंक गई थी। जो महल कुछ दिनों पहले खंडहर हो चुका था, उसे इतना सुंदर देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो प्रेम से लिपटकर बोली, क्या सचमुच ये सब आपके मैजिक के कारण हुआ है? ये कितना सुंदर है। देखिए सब कुछ कितना शाइन कर रहा है। ये बिल्कुल सपनों के महल जैसा है। आप सीरियसली कमाल हो पापा। ये घर आज से तुम्हारा होगा और यहाँ खाने का एक रेस्टोरेंट भी होगा। प्रेम ने खुशी से मुस्कुराकर कहा। अपनी बेटी की खुशी से बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है। ये अब भी वही 2 मंजिला मकान है, लेकिन पहले ये खंडहर हुआ करता था और अब ये एक शानदार महल बन चुका है। जमीन से लेकर सीलिंग तक सब कुछ सिस्टमेटिक हो चुका था और रेस्टोरेंट में लगा झूमर और उसकी लाइट दूर से ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। ये सब कुछ बहुत ही आरामदायक और स्टाइलिश है। घर में जो कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ था उसकी वजह से प्रेम थोड़ा परेशान था, इसलिए उसने रिया का हाथ पकड़कर अंदर जाना ठीक समझा। चलो बेटा अपने घर में चलते हैं और बाकी की बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ठीक है पापा, आप सबसे अच्छे हो। रिया ने प्रेम का हाथ पकड़ा और उछलती कूदती दरवाजे के अंदर चली गई। जैसे ही वो दोनों अंदर गए, एक बौना गुस्से से बाहर आया। इन बिल्लियों ने तो नाक में दम कर रखा है, ठीक से सोने भी नहीं देती। ये बोलते हुए वो बौना धड़ाम से दरवाजा बंद करके वापस चला गया। क्या ये सचमुच हमारा ही घर है? रिया ने बड़ी बड़ी आंखें फाड़ते हुए पहले घर को देखा।
और फिर प्रेम की तरफ देखने लगी। उसे अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं था। उसने कभी भी इतना सुंदर घर नहीं देखा था। फ्लोर बहुत ही स्मूथ और शाइनी था। झूमर भी बहुत बड़ा और चमकदार था। टेबल और कुर्सी बिल्कुल ब्रांड न्यू थी और सही तरीके से लगी थी। थोड़ी ही दूर पर किचन था जिसकी दीवार ऊंची थी, जिसकी वजह से रिया उसके उस पार नहीं देख पा रही थी। हाँ बेटा, ये हमारा ही घर है। नीचे हमारा रेस्टोरेंट होगा और ऊपर हम रहेंगे। यही हमारा नया घर है, प्रेम ने हंसते हुए प्राउड के साथ कहा। कितना बढ़िया है ना। प्रेम अपनी बात पूरी कर पाता इसके पहले ही रिया दौड़कर आगे चली गई। वो अपने दोनों हाथों को फैलाकर पूरे रेस्टोरेंट में दौड़ लगा रही थी। फिर वो एक टेबल के पास गई और वहां बैठ गई। फिर हाथ हिलाते हुए प्रेम से बोली, चलिए अब हम जलेबियां खाते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ क्यों नहीं, आज के लिए इतना काफी है, अब कुछ खा लेना चाहिए। प्रेम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तभी सिस्टम पॉपअप हुआ। तुम्हारा पहला मिशन रेस्टोरेंट खोलना पूरा होता है। क्योंकि तुमने रेस्टोरेंट के साथ साथ पूरा घर भी बनवाया है, इसलिए इस बार तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। दूसरा मिशन तैयार है। अब तुम्हें एक फेमस चीज बनानी है जिसका नाम है शाही कबाब। ये काम तुम्हें 3 दिन में पूरा करना है। सक्सेसफुल होने पर तुम्हारी ताकत 5% बढ़ा दी जाएगी और अगर तुम फेल हुए तो 5% रिड्यूस कर दी जाएगी। अब तुम्हारा कुकिंग के बादशाह बनने का फर्स्ट स्टेप शुरू होता है। प्रेम वहीं रुक गया और सोचने लगा। ओह, तो शाही कबाब है कुकिंग के बादशाह बनने का पहला स्टेप। अब तो मुझे ये करना ही होगा। सही मायनों में कहें तो प्रेम को अभी अपनी ताकत बढ़ाने की ज्यादा परवाह थी, क्योंकि अभी की हालत में उससे एक चाकू भी ठीक से नहीं पकड़ा जाता। अगर उसके पास ताकत आ जाती है तो वो बहुत सारे काम बेहतर ढंग से कर पाएगा। इसलिए वो चाहकर भी ये बहाना नहीं बना सकता था कि उसे खाना बनाते नहीं आता। उसे कैसे भी करके ये काम करना ही होगा, क्योंकि टास्क कंप्लीट होने पर उसकी शक्ति 5% इंक्रीज हो जाती, जो उसके लिए अभी सबसे जरूरी चीज थी। अब वो ये काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हो चुका था। अब मुझे नहीं पता कि 5% ताकत कितनी होती है, लेकिन सिस्टम ने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। और ये शाही कबाब बनाना क्या डिफिकल्ट होता है? उसने अपनी पुरानी जिंदगी में कई बार शाही कबाब खाए हैं। सबसे अच्छे होटल्स में जाकर उनका टेस्ट चखा था, लेकिन तब वो बहुत ही मतलबी था। कबाब का टेस्ट भले ही कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अपनी आदत से लाचार प्रेम हर बार उनकी बुराई ही करता था। अच्छा लगने के बाद भी वो किसी भी चीज को अच्छा नहीं कहता था। उसके इसी रवैये के कारण कई बड़े बड़े होटल्स बंद हो चुके थे। क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? प्रेम को अपने में उलझा देख रिया ने एकदम से पूछा। आप कुछ नहीं, बस आ रहा हूं। प्रेम ने तुरंत अपने चेहरे से चिंता हटाते हुए रिया की तरफ चलना शुरू कर दिया और हाथों में जलेबियां ले ली। चलो अब तुम्हारी फेवरेट जलेबियां खाते हैं। प्रेम ने जलेबियों को ध्यान से देखा। वो बहुत ही मोटी और बड़ी बड़ी थी, इतनी बड़ी कि हथेली में भी नहीं समा पा रही थी। ये जरूर मैदा और चाशनी से मिलकर बनी होगी। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर जितनी कड़क हो। ठीक है पापा। ये कहते हुए रिया मजे से जलेबी का स्वाद लेकर उसे चबाने लगी। रिया आज बहुत खुश थी। क्या सच में ये जलेबी इतनी लाजवाब है? प्रेम ने मन ही मन में सोचा। रिया को ऐसे खाते देखकर प्रेम के मुंह में पानी आ चुका था और उसने भी जलेबी की एक बाइट ली। उसने थोड़ी देर तक उसे चबाया, पर सख्त होने के कारण वो उसे खा नहीं सका। वो हैरान हो चुका था। ये जलेबी तो बिल्कुल पत्थर जितनी कड़क है। ये जलेबी टूटे ना टूटे पर मेरे दांत जरूर टूट जाएंगे। ये तो मेरे मुंह के लिए टॉर्चर है। अब जैसे ही वो जलेबी को निगलने की कोशिश करता है, तभी जलेबी उसके गले में जाकर फंस जाती है। उसने मन ही मन सोचा, ये लोग जलेबी बेच रहे हैं या मौत का सामान? ऐसी हजारों जलेबी ये लोग दिन भर में बेचते हैं। लोगों के टेस्ट को आखिर हो क्या चुका है? क्या इन लोगों की जबान भी सड़ चुकी है? उसने जलेबी को टेबल पर फेंक दिया और दौड़कर किचन की तरफ गया। प्रेम अपना गला पकड़े हुए सिंक के पास बैठ गया। गले में फंसी उस पत्थर जैसी जलेबी को निकालने के लिए
प्रेम ने कई बार पानी के कुल्ले किए और ढेर सारा पानी गटक लिया। फिर वो जमीन से अपने दोनों हाथों को टिकाकर बहुत जोर जोर से गहरी सांसें लेता रहा ताकि वो पत्थर जैसी कमबख्त जलेबी बाहर आ जाए। काफी देर तक स्ट्रगल करने के बाद उसे थोड़ा रिलैक्स्ड फील हुआ और उसने चैन की सांस ली। जब से वो उठा था तभी से उसे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन वो पानी नहीं पी पाया था और अब वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसके गले में बहुत जलन हो रही थी। अगर ये उसका पिछला जन्म होता तो अभी तक तो उसने जलेबी बनाने वाले की तारीफ में न जाने कितना कुछ लिख दिया होता, जब तक कि उस जलेबी वाले की दुकान बंद ना हो जाए। आखिर ये घटिया जलेबियां कोई कैसे खा सकता है? आप ठीक तो है ना पापा? रिया ने चिंता के साथ प्रेम को पकड़ते हुए पूछा। हाँ बेटा, मैं ठीक हूं, बस ये गले में कुछ फंस गया था। प्रेम ने रिया की तरफ प्यार से देखा और उसके बाल सहलाते हुए कहा। रिया के चेहरे की स्माइल वापस आ गई थी। अपने पापा को इस तरह देख रिया थोड़ी सी घबरा गई थी और उसके सर से जलेबी खाने का भूत तक उतर चुका था। प्रेम अब एक पिता था। वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं लौटना चाहता था। उसने अपनी पुरानी जिंदगी में जो भी किया था अब वो सब भूलना चाहता था। आपको ऐसे जल्दी जल्दी में जलेबियां नहीं खानी चाहिए थी। जलेबियां अच्छी होती हैं, लेकिन आप इन्हें धीरे धीरे खाएंगे तो ये गले में फंसेंगी नहीं। एक लंबी सांस लेकर रिया ने प्रेम से कहा। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, अपनी बेटी को दिलासा दिलाते हुए प्रेम ने कहा और वो भी रिलैक्स्ड होकर अपनी कुर्सी पर जाकर वापस बैठ गई। लेकिन प्रेम तुरंत वापस नहीं गया। उसने पहले ठीक तरह से किचन को देखा। किचन एक लंबी सी जगह में फैला था। उसका एरिया अच्छा खासा था। किचन में बर्तन और सब्जियां रखने के लिए अलग अलग जगह बनी हुई थी। साथ ही वहां खाना बनाने के लिए 4 अलग अलग ऑप्शंस थे। यह बिल्कुल प्रोफेशनल और मॉडर्न किचन के जैसा था, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी स्पेस खाली थी जहां कुछ जरूरी सामान होना चाहिए था। चाकू रखने के डिब्बे में बस एक ही चाकू था। तवा और बाकी बर्तन भी मिसिंग थे। प्रेम ने सिस्टम से कहा, क्या तुम सारा सामान रखना भूल गए हो जो किचन में काम आने वाला था? जब तुम डेकोरेशन कर रहे थे तो किचन पर ठीक से ध्यान नहीं दिया क्या? फ्रिज में भी कुछ खास नहीं है और सामान तो दिख भी नहीं रहे। प्रेम का कुछ अच्छा बनाने का ख्वाब अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी सिस्टम की आवाज आई। अभी आपको सारे प्रोडक्ट्स यूज करने की परमिशन नहीं है। आप जैसे जैसे अपने मिशन कंप्लीट करते जाएंगे आपको धीरे धीरे प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे। अभी बस आपको आपकी डिश के लिए जरूरी सामान दिया गया है। आपको इन्हीं की मदद से शाही कबाब बनाने हैं। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और बाकी सामान आपको खरीदना होगा। प्रेम थोड़ी देर के लिए चौंक गया। अब उसके पास कोई चॉइस भी नहीं बची थी कि वो कुछ कह सके। अब उसे कम रिसोर्सेज में ही सारा काम निपटाना होगा। उसे समझ आ गया था कि आज भी उसे खाने के लिए कुछ खास नहीं मिलने वाला और सिस्टम ने भी ये कह दिया था कि बाकी सामान उसे खुद खरीदना होगा। इसीलिए उसने बस थोड़ा सा पानी पिया और बर्तन बजाते हुए बाहर निकल आया। उसे समझ आ गया था कि मिशन पूरा करना अब बहुत जरूरी हो चुका है और अभी तक जितना भी काम हुआ है वो ना के बराबर है। उसकी उम्मीद अब वापस जमीन पर आ चुकी थी। इतनी खराब जलेबियां खाने के बाद वो शाही कबाब खाने को बहुत उतावला हो रहा था। रिया को डिलीशियस फूड का वादा करने के बाद और शाही कबाब से अपनी दुकान का नाम फेमस करने की चाह में प्रेम का दिमाग कुछ अच्छे आइडिया सोचने में लग गया था। ये सब कैसे होगा यार? कम सामान में शाही कबाब कैसे बनेंगे? प्रेम दुविधा में पड़ गया था। प्रेम ने महेंद्र प्रताप की यादों में झांक कर देखा तो पाया उसके राज्य में कुछ खास खाने के प्रोडक्ट्स नहीं बचे थे। उस समय वहां के लोग कम से कम सामान में ही चीजें बनाया करते थे। कोई खास मसालों के इस्तेमाल के बिना ऊपर से हल्का नमक स्प्रिंकल करके और जरा सी मिर्च डालकर वो अपना टेस्ट बना लेते थे। ये सब बस भूख को मारने और न्यूट्रिशन बैलेंस करने के लिए किया जाता था, क्योंकि लड़ाई के समय कोई इससे ज्यादा कुछ मांगता भी नहीं था और ना ही उन्हें इससे ज्यादा की कोई चाहत होती थी। लड़ाई के बाद जब शांति का माहौल हुआ तो रसोइयों ने अपने खाना बनाने के तरीके में कुछ छोटे छोटे चेंजेस किए, जिससे उनके पास कुछ नई रेसिपीज आई। फिर भी कुछ खास पकवान देखने को नहीं मिले,
क्योंकि उनकी डिशेस हमेशा से साधारण ही रही हैं। कम रिसोर्सेज में वो इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। उनके पास जितना था वो बस उतने में ही कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश में लगे रहते थे। जो फूड लवर्स थे उन्हें भी मसालों वगैरह का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था, और कुछ प्रजातियां तो बस फल खाकर ही अपने दिन काटती थी। बौनों को जो भी मिल जाता वो वही खा लेते थे, और जानवर वो बस कच्चा मांस खाकर ही जिंदा थे। इसीलिए किसी को कुछ भी नॉलेज नहीं था कि खाने को कुछ हटकर कैसे बनाया जाए, और साथ ही कम सामान में कुछ नया कैसे किया जाए। ये तो बंजर जमीन है बिल्कुल, और मुझे यहां खाना उगाना है। ये काम तो अब और भी मुश्किल लगता है। उसने तभी रिया को जलेबियां खाते देखा और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। प्रेम लोगों के बीच अच्छे से अच्छे पकवान को पहुंचाना चाहता था, लेकिन फिलहाल रिया को उसके मन का खाना मिल सके, यही उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। रिया को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए प्रेम को अब खाना बनाना इतना टफ नहीं लग रहा था। उसे सिर्फ और सिर्फ रिया की परवाह थी, जिसके लिए कुछ भी सीखने और कुछ भी करने के लिए वो तैयार था। रिया के दांत वाकई में बहुत मजबूत थे और वो जलेबी को मुंह में ही पूरा चबा ले रही थी। प्रेम ने पानी में भिगोई हुई जलेबियां खाई और एक बड़े गिलास भर के पानी पी लिया। इसके बाद एक बड़ी सी डकार ली। रिया ने जैसे ही प्रेम को जलेबियां खाते देखा, उसने सवाल किया, जलेबियां बहुत टेस्टी है ना पापा? प्रेम ने हां के इशारे में सिर हिला दिया और रिया की नाक छूकर बोला, मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत टेस्टी थी। हाँ, बस भूख मिटाने के लिए काफी थी। और सुनो, मैं एक दिन तुम्हें पूरे 56 भोग बनाकर खिलाऊंगा और तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो। 56 भोग? क्या ये जलेबियों से भी ज्यादा टेस्टी होता है? रिया की आंखें एक्साइटमेंट से चमकने लगी थी, लेकिन थोड़ी ही देर में प्रेम को देखकर वो फिर से चिंता में पड़ गई और बोली, क्या आप सचमुच जलेबियों से भी ज्यादा टेस्टी कुछ बना सकते हैं? प्रेम ने हां में सिर हिलाया और बोला, बेटा 56 भोग कोई एक डिश नहीं होती। इसमें सबसे अच्छे 56 अलग अलग तरह के डिशेस होते हैं और तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो। इसमें एक से एक लजीज पकवान होते हैं जो देश के अलग अलग कोनों में खाए जाते हैं। अगर तुम उन्हें खाना शुरू करो तो बस 3 दिन तक खाती रहोगी। देश भर की 56 अलग अलग डिशेस। 1 2 3 4। रिया अपनी उंगलियों पर 56 की गिनतियां गिनने लगी। वो अभी से ये सोचने लगी थी कि टेबल पर इतनी सारी डिशेस दिखने में कैसी होंगी, जो कि जलेबियों से भी अच्छी हैं। और तो और वो उन्हें 3 दिन तक लगातार खा सकती थी। उसकी आंखों की चमक लगातार बढ़ती जा रही थी और उसके चेहरे पर स्माइल और भी खिलती जा रही थी। वो खुशी से कूद पड़ी और प्रेम को देखकर खुशी से रोने लगी। कितनी अच्छी बात है ना, अब मुझे 56 भोग खाने को मिलेंगे। मुझे अब जल्दी जल्दी से खाने का मन कर रहा है। आप अभी मेरे लिए वो बनाइए ना, मुझे अभी खाने का मन कर रहा है। अब मैं और वेट नहीं कर सकती 56 भोग खाने के लिए। प्रेम को रिया के चेहरे पर जो फीलिंग दिख रही थी, उसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो अभी शाही कबाब बनाने तक के काबिल नहीं था और रिया को उसने 56 भोग खिलाने की बात कह डाली। हालांकि वो कुकिंग का बादशाह बनने वाला था, तो उसके लिए आगे आने वाले दिनों में 56 भोग बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन उसे ये लग रहा था कि 56 भोग का वादा करके उसने अपनी नन्ही सी जान को बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है, जबकि अभी उसे कुछ भी बनाना नहीं आता। हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक से बढ़कर के एक चीजें बनाऊंगा। लेकिन अभी हमारी दुकान भी नहीं खुली है और हमारे पास इतना सामान भी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए तुरंत इतनी सारी चीजें बना पाऊं। प्रेम ने रिया को समझाते हुए कहा। रिया थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो गई, लेकिन जल्द ही उसने अपना सर ऊपर किया, प्रेम का हाथ पकड़ा और उसे थामकर बोली, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं भी पैसे कमाऊंगी। तब मैं आपके लिए नए नए सामान खरीदूंगी और उस सब सामान से फिर आप मुझे 56 भोग बना के खिलाना। रिया की बातें सुनकर प्रेम की आंखों में पानी आ गया। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें पोंछी और स्माइल करते हुए कहा, बेटा मैं अब पहले से अच्छा खाना बनाता हूं और पैसे कमाने का काम वो सब मैं कर लूंगा। और ये मेरा प्रॉमिस है अपने बच्चे से कि मैं तुम्हें 56 भोग बना करके जरूर खिलाऊंगा। तुम अब इस बात की टेंशन मत लो। मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया है ना, उसे मैं पूरा करूंगा, पक्का। रिया अपनी आंखों को ब्लिंक करते हुए लगातार अपने पापा को देखे जा रही थी। आज
उसे अपने पापा को देखकर पहले से बहुत अलग और बेहतर लग रहा था। वो अपनी छोटी छोटी उंगलियों को देखने लगी जिन्हें प्रेम ने पकड़ा हुआ था। फिर उसने प्रेम को गले लगाया और प्यार से खुश होकर बोली, मुझे पता है आप सब कुछ कर लोगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप अपना वादा पूरा करोगे पापा। लगता है अब तुम्हें नींद आ रही है। देखो दवाइयां भी ले रही हो। चलो अब सो जाओ। प्रेम ने रिया को बड़े प्यार से कहा। मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं अभी भी जाग सकती हूँ। मुझे भी टेबल साफ करने में आपकी मदद करनी है। रिया ने जम्हाई लेते हुए कहा, ये मैं बाद में साफ कर लूंगा मेरा बच्चा। और तुम यहां क्यों सो रही हो? यहां मत सो, चलो ऊपर चलो। और देखो मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि तुम अगर यहां सो गई तो उसके बाद मैं तुम्हें उठा करके ऊपर ले चलूं। इसलिए चलो ऊपर चल के सोते हैं। प्रेम ने रिया का हाथ पकड़ते हुए थोड़ी निराशा के साथ कहा, ये बिल्कुल छोटी सी प्रिंसेस जैसी है। मैं इसे प्यार से गले लगाना चाहता हूं, लेकिन इसे ठीक से गोद में भी नहीं उठा सकता। आई एम रियली सैड कि मुझ में इतनी भी ताकत नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी खुद को रिकवर करना होगा, तभी तो मैं अपनी बेटी को एक अच्छी लाइफ दे पाऊंगा। प्रेम ने खुद से बात करते हुए कहा। सीढ़ियां किचन के साइड से होकर जाती थीं। एक छोटी सी दीवार दोनों एरिया को आपस में सेपरेट करती थी। यह देखकर प्रेम को बहुत अच्छा लगा कि घर और दुकान का एरिया काफी अच्छी तरीके से डिवाइडेड है। प्रेम ने रिया को उसके कमरे तक पहुंचाया और वहां देखता है कि सब कुछ उसकी छोटी सी राजकुमारी के हिसाब से सेट है। छोटा सा पलंग, पिंक बेडशीट, पलंग पर चढ़ने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां और एक छोटा सा पिलो। सब कुछ बेहद अच्छा और कंफर्टेबल था। इतना सुंदर और आरामदायक कमरा देखकर रिया की आंखें चमक उठी, लेकिन वो इतनी नींद में थी इसलिए रिएक्ट नहीं कर पाई। उसने अपने जूते उतारे और जल्दी से पलंग पर चढ़ गई। उसे बहुत रिलैक्स्ड फील हो रहा था। उसने कसकर प्रेम की उंगली पकड़कर कहा, पापा आप सचमुच कमाल के हो। ये बहुत ही कंफर्टेबल और सॉफ्ट है। इस पे सोकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा। अब लगता है 56 भोग भी बहुत अच्छे होंगे। मुझे उनको खाने का बहुत मन हो रहा है अभी से। प्रेम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। सुबह तुम जैसे उठोगी ना, तुम्हें मेरे हाथ का लव ब्रेकफास्ट मिलेगा। अभी जल्दी से सो जाओ ताकि सुबह जल्दी उठ सको। लव ब्रेकफास्ट? ये तो वाकई लाजवाब होगा। सुनकर ही कितना अच्छा लग रहा है। रिया ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने जैसे ही आंख बंद की तुरंत ही उसकी नींद लग गई। इतना थक जाने के बाद उसको सोने में जरा भी समय नहीं लगा और वो बोलते बोलते ही सो गई। प्रेम स्माइल करता हुआ रिया को सोते हुए देख रहा था। जैसे ही उसकी नींद लगी, प्रेम ने रिया के चेहरे से बाल हटाए और धीरे धीरे थपकी देते हुए अपना हाथ वापस कर लिया। फिर वो धीरे से नीचे झुका और उसने रिया का माथा चूमा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं प्यारी गुड़िया। मैं तुम्हारे लिए 56 भोग बनाना जरूर सीखूंगा और तुम्हें जल्दी वो खाने को मिलेंगे। प्रेम ने रिया के बगल वाले बेड पर सोना ठीक समझा। वो धीरे से अपनी आंखें बंद करके अपने यादों के शहर में खो गया और सोचने लगा, कोई ना कोई बात तो है जो मैं नहीं जानता, पर मुझे पता होनी चाहिए। जैसे ही उसने अपने दिमाग पर जोर डाला, उसे अपने जैसा दिखने वाला एक आदमी दरवाजे के पास खड़ा दिखा। लेकिन यह आदमी प्रेम से ज्यादा पावरफुल था, जैसा कि प्रेम अपने पिछले जन्म में हुआ करता था। प्रेम को पहले थोड़ी हेजिटेशन हुई, लेकिन उसके बाद प्रेम उस आदमी की तरफ बढ़ा। प्रेम ने जब उस दरवाजे को खोला तो वहां लिखा था शाही कबाब। प्रेम नींद में जैसे ही उस दरवाजे के अंदर गया, उसकी आंखों के सामने एक तेज सफेद रोशनी आई और उसकी आंखें बंद हो गईं। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसके पीछे का दरवाजा गायब हो चुका था और उसका शरीर भी अब उस आदमी का शरीर बन चुका था। अब वो एक किचन में खड़ा था जो उसी के किचन जैसा था। सभी चीजें बिल्कुल उसके किचन से मिलती जुलती थीं और जो जो सामान उसके किचन में था वही सामान इस किचन में भी रखा था। प्रेम की आंखों में चमक आ गई। वो सोचने लगा कि अब उसे अपने किचन में कोई भी चीज ढूंढनी नहीं होगी। यहां अगर मैं ठीक से सब समझ लेता हूं तो मेरा कितना टाइम बच जाएगा। प्रेम ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया तो उसने देखा कि उसका शरीर रियलिटी से ज्यादा पावरफुल था। वो उतनी कमजोरी नहीं फील कर रहा था जितनी रियल में करता था। उसने
एक बार कूदकर भी देखा। वो पहले से काफी अच्छा फील कर रहा था। हालांकि अभी भी वो पूरी तरह से हेल्दी नहीं था, लेकिन ये सब उसके कमजोर शरीर से तो काफी बेहतर था। उसने सपने में ही सिस्टम से पूछा, ये सब क्या है? मैं पहले से अच्छा कैसे फील कर रहा हूं? क्या तुमने मेरी ताकत अभी से लौटा दी है? सिस्टम ने जवाब दिया, फिलहाल के लिए आपकी 5% ताकत बढ़ा दी गई है। आप अपने टाइम का सही यूज करें और इस ताकत को बेकार ना जाने दें। अपने मिशन को पूरा करने में इसका सही इस्तेमाल करें। एक पहले से पावरफुल बॉडी आपका वेट कर रही है। प्रेम ने अपने दिमाग में झांक कर देखा। वहां एक चार्ट दिख रहा था जिसमें एक नॉर्मल आदमी की ताकत 2.0 दिख रही थी और बीमारी के टाइम उसकी ताकत सिर्फ 0.5 रह गई थी, लेकिन अभी उसकी ताकत 1.5 कर दी गई थी। फिलहाल वो इतना पावरफुल नहीं था कि तलवार उठाकर चला सके, लेकिन उसमें इतनी ताकत तो थी कि वो किचन का चाकू आसानी से चला सकता था। यार, इस दुनिया में तो लोगों की ताकत मेरे पिछले जन्म के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। अगर यहां किसी की ताकत 4.0 है तो वो आराम से घोड़े को पटाक सकता है, और अगर उसकी ताकत 10 है तो वो बस एक पंच से हाथी को भी ढेर कर सकता है। महेंद्र प्रताप की ताकत अपने समय में 8.0 के आसपास रही होगी, तभी तो वो इतना पावरफुल था। इतने सारे लोगों में वही सबसे पावरफुल इंसान था, इसीलिए तो उसे बाकी सबकी सेफ्टी का काम दिया गया था। तभी सिस्टम से आवाज आई, कुकिंग में बादशाहत हासिल करने के इस मिशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम यहां अपना काम करना सीख जाते हो तो ये जगह गायब हो जाएगी। तुम्हें शर्त के हिसाब से शाही कबाब बनाने होंगे। शाही कबाब के स्टैंडर्ड्स वही रहेंगे जो तुमने दूसरों के शाही कबाब पर बुराई करते हुए कहे थे, यानी कि वो सारी चीजें जो तुम्हारे हिसाब से उनके शाही कबाब में बेहतर हो सकती थीं, अब वही तुम्हें करके दिखानी है। प्रेम ने सिस्टम से पूछा, सुनो, शायद मैंने ठीक से सुना नहीं। तुमने वो शाही कबाब के स्टैंडर्ड्स वाली बात क्या कही थी? जरा रिपीट करना। तुम्हें ठीक वैसा ही बनाना है जैसा तुम खुद चाहते थे। सारी कमियों को पूरा करते हुए तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट शाही कबाब बनाने होंगे। मेरे ख्याल से शाही कबाब जैसे बनते हैं वैसे ही बनाए तो बेहतर रहेगा। हमें मेरे हिसाब से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यहां पर। तुम्हें जैसा कहा गया है तुम्हें ठीक वैसे ही बनाना होगा। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। शाही कबाब मेरी ही शर्त के हिसाब से बनेंगे और तुम्हें ये मिशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेना चाहिए। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अच्छा, कल को मुझे कुछ और बनाने को दिया गया तो उसका क्या होगा? वो किस हिसाब से बनानी पड़ेंगी? प्रेम ने पूछा। वो भी ठीक वैसी ही बनेंगी जैसा तुम अपने पिछले जन्म में चाहते थे। जब भी तुम किसी डिश की बुराई में जो जो कमियां बताते थे, तुम्हें वो सारी गलतियां दूर करते हुए सभी डिशेस वैसी ही बनानी होंगी। अब ये क्या बदतमीजी है? प्रेम को बहुत जोर का झटका लगा था। उसे लग रहा था कि सिस्टम बिल्कुल ही बेवकूफ है और वो उसे अपने हिसाब से यूज में ला सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। सिस्टम ने अपनी चाल चल दी थी और अब प्रेम के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने जो भी कमियां बताई थी उन्हें अब उसे खुद ही दूर करनी होंगी। यहां वो खुद ही बेवकूफ बन गया था और अब उसके पास कोई और तरीका नहीं था। असल में ये मिशन उसके लिए एक सजा जैसा हो गया था। ओह, एज आई सो शैल आई रीप। शायद ही कुछ लोग उन स्टैंडर्ड्स में फिट बैठते होंगे जो सालों से शाही कबाब बना रहे हो, क्योंकि मैंने जो स्टैंडर्ड्स कहे थे वो तो मास्टर लोग ही फॉलो कर सकते हैं यार। लेकिन बस बहुत हो गया, अभी मुझे थोड़ा होपफुली सोचना होगा। और ये सिस्टम, ये भगवान की बनाई वो बद्दुआ है जो मुझे बाकी शेफ दिया करते थे। खैर, अब मैं इस दुनिया में आ गया हूं तो मुझे मिशन पूरा करने के लिए जो भी कहा जाएगा करना पड़ेगा, और मैं मिशन पूरा किए बिना यहां से निकल भी तो नहीं सकता। प्रेम ने मन ही मन सोचा। अब उसे अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो गया था। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को काम डाउन किया। फाइनली उसने ये काम करने का मन बना लिया। प्रेम के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था और उसने पहले ही रिया को प्रॉमिस किया था कि वो उसे लव ब्रेकफास्ट खिलाएगा। उसने रिया को शाही कबाब खाते हुए इमेजिन किया, जिससे उसके अंदर काम करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी आई। अब वो पहले से ज्यादा डिटरमिन्ड था। प्रेम ने अपने एक्सपीरियंस के बैग में झांकने की कोशिश की, तभी उसके दिमाग के साथ शाही कबाब का सारा एक्सपीरियंस मिक्स हो गया, जिसमें कबाब बनाने की मेथड, उसमें इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स और उसकी सारी प्रोसेसिंग, सब कुछ उसके दिमाग में आ चुका था। उसे लगा जैसे वो सब कुछ पहले से ही जानता हो कि कैसे करना है और क्या करना है। इतना इजी? मैंने तो सोचा था कि बहुत टफ होने वाला है,
और ये कबाब, हाँ, ये तो बनने से रहे। प्रेम ने सोचा था कि सब कुछ बहुत ही मुश्किल होगा और उसे कुछ भी बनाते नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही उसे सब कुछ ध्यान आया तो बहुत सरप्राइज्ड हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो शाही कबाब बनाने में मास्टर हो और वो अभी सबसे बेहतर शाही कबाब बना सकता है, जिसका स्वाद, खुशबू और रंग सबसे बेहतर होगा। वो अचानक से एक नौसिखिए से एक्सपीरियंस्ड हो चुका था, ठीक वैसे ही जैसे उसने कोई चीटिंग की हो। प्रेम ने दिमाग में तय कर लिया था कि उसे क्या क्या चाहिए था। उसके बाद वो किचन में गया और एक एक करके सामान उठाने लगा। सबसे पहले सारी सब्जियां चॉप करनी है, फिर उसमें मिर्ची, नमक और सारे मसाले डाल करके एक तरफ साइड में रखना है। बस ये ध्यान में रखना है कि सारे सामान एकदम सही क्वांटिटी के साथ जाने चाहिए। प्रेम के दिमाग में सारी मेथड बिल्कुल सही सही थी। उसने अलग अलग जगहों पर रखे सामानों को उठाकर रेसिपी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना शुरू कर दिया था। उसके सामने जितना भी सामान था वो नॉर्मल से काफी अच्छी क्वालिटी का था। उसे तभी याद आया कि कुछ ऐसा ही सामान उसके पिछले जन्म में एक होटल वाला भी यूज करता था। प्रेम ने सोचा कि इतना सब पता होने के बाद शाही कबाब बनाना इतना भी कठिन नहीं होगा, लेकिन इंग्रेडिएंट्स नॉर्मल से काफी अलग थे, इसीलिए अब उसे शाही कबाब बनाना इतना इजी नहीं दिख रहा था। उसने जैसे ही काटना शुरू किया, उसने देखा कि वो स्टैंडर्ड से काफी कम लेवल पर काम कर पा रहा है, जबकि उसने ये नहीं सोचा था। सब्जियों को शेप में लाने के लिए उसे काटने में काफी दिक्कत हो रही थी। वो कुछ भी नपी तुली क्वांटिटी में नहीं कर पा रहा था। उसे अभी बहुत कुछ करना बाकी था। वो लगातार कोशिश कर रहा था कि सभी चीजें ठीक तरह से हो जाएं।